एक ये थोड़ी सी चीजें देख लो जरा, इसमें स्पेशली हमको बात करना है जो मेन चीज वो ये है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड के दौरान एक प्रोग्राम आया था, अच्छे से देख लो, नाम है उसका आईसीडीपी प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में जो मेन रीजन था वो था न्यूट्रिशन और दूसरा हेल्थ। इनको बेस बनाकर दरअसल में ये प्रोग्राम आया था। अच्छा, दूसरी चीज, किसानों के लिए भी इंदिरा गांधी जी ने काम क्या किया है कि एक बैंक बनवाया था शिवरामन समिति की सिफारिश पर, नाम है नाबार्ड। नाबार्ड की स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? अब इसके जस्ट बाद आता है कि जो लास्ट 5th ईयर प्लान था, नाम है उसका 12 से 17, मोदी जी इस टाइम पे थे। इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि ये दरअसल में नहीं होना चाहिए, मतलब जो ये 5th ईयर प्लान है ये एंड हो जाने चाहिए। तो ये 3 मेजर सेगमेंट जिनसे क्वेश्चन पूछे गए, और ये थोड़े से आपको चीजें याद रखनी। जैसे मैं आपसे अगर एक बात पूछूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुई थी इंडिया में? 66-67। पीएम कौन है? इंदिरा गांधी। दूसरा स्टेटमेंट, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, 4th पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी थी, 5 स्टार्ट होना थी। तो बीच में जो चुनाव हो रहे थे, बीच में जो इलेक्शन हो रहे थे, उसमें दिया गया था रियल में ये। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो असल मायने में 4th कंप्लीट हो चुका था, 5th स्टार्टअप हो रहा था, तो इसी वजह से हम इसको 4th में ही कंसीडर करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है वो 74 में हुई थी, उस टाइम पे भी पीएम इंदिरा गांधी जी थे। और इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट जिसका नाम है आर्यभट्टा, जो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था, वो 75 में लॉन्च किया गया, उस टाइम भी पीएम जो थी वो इंदिरा गांधी थी। सो दीज आर द अचीवमेंट जिनको आपको याद रखना है। और स्पेशली इनमें जो मेन चीज थी वो ये वाला था पॉइंट, हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन इनके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, ये पीसीएस में आ चुका है। गरीबी हटाओ स्लोगन कब दिया गया था, ये भी आ चुका है। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था, ये भी आ चुका है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्टा कब लॉन्च हुआ, ये भी आ चुका है। इसी पे अब एक वेब सीरीज आने वाली है, रॉकेट बॉयज 2, उसमें आप और अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं, इन दोनों इंसिडेंट्स को। हाँ, शिवरामन समिति, शिवरामन कमेटी ने दरअसल में इंदिरा गांधी को बोला था कि फार्मर जो है वही दरअसल में क्या देते हैं, राजस्व देते हैं या बहुत सा टैक्स देते हैं, और उसी से जीडीपी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इसी तरह की समझाइश किसने दी थी? एफएसटी को दी थी किसी ने, जो उनका मंत्री था। चलो वो आगे देखेंगे। मेन चीज क्लियर हो गई? एक बार फिर से देख लेना, फटाफट लिखते भी चलना। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे पीएम इंदिरा गांधी जी थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का स्लोगन इंदिरा गांधी जी ने दिया था, ये सबको पता है, लेकिन आप याद रखेंगे 4th 5th ईयर प्लान में दिया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था, 74 में पीएम इंदिरा गांधी थी। इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। ये पॉइंट था जिसको मेरे को बताना था आपको कि 5th ईयर प्लान में 197। अच्छा, एक चीज आप देख लो, इंदिरा गांधी जी ने टोटल कितना टाइम पीरियड लिया है? 3 पंचवर्षीय योजनाओं पे काम किया है। 66 से पीएम बनी थी 77, 2 पंचवर्षीय योजनाएं लगातार करी उन्होंने। फिर 80 मोरारजी देसाई की सरकार, याद करिए, 77 में आई, 18 में ड्रॉ हो गई, एंड देन उसके बाद 80 से 85 तक चलना था, लेकिन उसके पहले ही उनकी डेथ हो गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार माना जाता है उसके पीछे रीजन, ये है राम कहानी। नाबार्ड बैंक की एस्टेब्लिशमेंट भी आपके थ्रू हुई, और इंदिरा गांधी जी हमेशा ये स्टेटमेंट बोला करती थी कि ये 5th ईयर प्लान जो है ये समाप्त कर देना चाहिए,
और फाइनल में मोदी जी ने देखो 2012 से 17 में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसमें इस चीज को खत्म कर दिया। अब कोई 5th ईयर प्लान नहीं चल रहा है। आगे चले, हाँ या ना? अब जो मेन चीज मेरे को बतानी थी वो ये वाली स्लाइड है, इसको अच्छे से समझना कि इंदिरा गांधी जी ने अपने 5th ईयर प्लान में जो 5वें नंबर का 5th ईयर प्लान था उसमें उन्होंने बताया था, अच्छे से देख लो, 1 अप्रैल से 5वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 74 से और 31 मार्च 1978 1978 तक चली। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले ही एंड हो गई थी, तो अच्छे से देख लो, वो 5वीं थी। इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे पीएम है। इसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बीच में देखो 74 से 78, बीच में कहीं 75 भी आएगा, बस फैमिली प्लानिंग की स्टार्टिंग हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछे फैमिली प्लानिंग की स्टार्टिंग किसके काल में हुई थी या किसके टाइम पीरियड में हुई थी, और अगर पंडित नेहरू जी भी ऑप्शन में हो तो याद रखिएगा, अगर हम फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं तो कुछ अब यहाँ पर अलग अलग स्टेटमेंट है। एमपीपीसीएस मानती है कि फैमिली प्लानिंग के पीछे ये 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 2 सर्जिकल ऑपरेशन थे जिनको इंदिरा गांधी जी ने इसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में चलाया था। ये दोनों के दोनों, मुझे ये चीज आपको बतानी थी। एक होता है ट्यूबेक्टोमी और एक होता है वैसेक्टोमी। जरा जल्दी से मुझे आप बता दो, हालांकि ये बायो की चीज है। ट्यूबेक्टोमी मतलब किसकी नसबंदी की जाती है? फीमेल की। क्या करते हैं? जहां फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है निषेचन प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, तो जल्दी से बताओ, फीमेल के किस में संपन्न होती है? फेलोपियन ट्यूब। तो इसी फेलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं? कट करते हैं और धागे से बांध दिया जाता है, तो ये कहलाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। ऐसा करने से स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं हो पाती है, तो ये हो गई फीमेल स्टेरिलिटी। अब अगर हम बात करें मेल स्टेरिलिटी क्या होती है, तो जो शुक्राणु होते हैं, माफी चाहता हूं, मेल में जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस। टेस्टिस के ठीक ऊपर कौन सी चीज होती है? एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस से आपने देखा होगा इस तरह का एक स्ट्रक्चर निकलता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये दरअसल में एक डक्ट है जो स्पर्म को कैरी करती है, इसी को कहते हैं, अच्छे से देखो क्या बोलते हैं, हिंदी में तो बोल देते हैं स्पर्म कैरिंग डक्ट, लेकिन असल मायने में इंग्लिश में इसका रियल नेम है वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस से ही दरअसल में स्पर्म जो है वो जाते हैं ऊपर, तो इसी डक्ट को बीच से कट किया जाएगा इस तरह से और धागे से बांध देंगे। तो मेन चीज आपको याद रखनी कि फैलोपियन ट्यूब कट किया हो गया ट्यूबेक्टोमी, और अगर स्पर्मेटिक डक्ट या वास डिफरेंसा कट किया तो हो गई वैसेक्टोमी। तो ये दोनों के दोनों जो चीजें हैं ये फैमिली प्लानिंग का ही पार्ट है और इसको आप याद रखेंगे, और ये दोनों के दोनों सर्जिकल मेथड कहलाती हैं। सर्जिकल मेथड का मतलब क्या होता है? सर्जरी के जरिए पॉपुलेशन कंट्रोल की मेथड में ये चीज आती है। तो बस आपको मेरे को यही चीज बतानी थी और कुछ नहीं, कि फैमिली प्लानिंग की स्टार्टिंग नो डाउट किसने करी है? जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन अगर वो ऑप्शन में ना हो तो इंदिरा गांधी जी टिक करेंगे। उन्होंने ये 2 चीजें करी थी, एक ट्यूबेक्टोमी और एक वैसेक्टोमी। इसी के लिए उन्होंने ये अपना जो काम है वो किया था सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। आगे चल के आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हम दो हमारे दो स्लोगन जो है ये किस प्रधानमंत्री के टाइम पे दिया गया था? आंसर है इंदिरा गांधी। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ये भी आपका प्रीलिम्स का फैक्ट है। तो इधर जो भी आपको फैक्ट सामने दिख रहे हैं जिसको हमने मार्किंग करी वो सब प्री के क्वेश्चन है, तो इनको आपको याद रखना है। महिला नसबंदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं ये तो ठीक है, फीमेल स्टेरिलिटी बोल सकते हैं क्या? स्टेरिलिटी मतलब बंधता है ना, नेट पे आ रहा था फीमेल स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन हीट होगी यार, कम इन टू कॉन्टेक्ट विथ हीट, स्टेराइल होगा। हाँ स्टेराइल हो सकता है, स्टेरिलाइजेशन नहीं हो सकता। स्टेरिलाइजेशन दे रहा वो, हाँ स्टेरिलाइजेशन तो हीट वाला होगा ना, स्टेरिलाइजेशन होगा। हाँ
चलो देख लो जल्दी से। मेन जो चीज है वो ये है कि फैमिली प्लानिंग की स्टार्टिंग इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, ये दो वर्ड बहुत पॉपुलर, और आपने देखा होगा प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ ये पूछा है कि ट्यूबेक्टोमी जो है वो किससे रिलेटेड है, वैसेक्टोमी किससे रिलेटेड है। लेकिन अब आने वाले समय में आपसे रीजन पूछेगा कि ट्यूबेक्टोमी करने के लिए फीमेल के किस पोर्शन को कट करना होगा, उसे धागे से बांधना होगा, और वैसेक्टोमी में किस पोर्शन को कट करना होगा और उसे धागे से बांधना होगा। तो ये चीज आप जरा याद रखना। एक बार जरा फिर से बता दो, इंदिरा गांधी जी के कितने 5th ईयर प्लान में इन्वॉल्वमेंट रही है? स्टार्टिंग कब से हुई उनकी? सेकेंड 5th ईयर प्लान कब से स्टार्ट होगा? चलो वो सब इकोनॉमिक्स में आप पढ़ना विद डिटेल से। हमको सेशन यहां से शुरू करना था, मतलब इसके पहले की जो 2 स्लाइडें हैं ये वाली, इनके बारे में आप इकोनॉमिक्स में ज्यादा डिटेल से पढ़ोगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट मेंशन कराना था कि 5th ईयर प्लान में जो 5वां 5th ईयर प्लान था 1975, उसी में ये चीज आई थी। और इसी प्लान में फैमिली प्लानिंग में 2 सर्जिकल मेथड को यूज किया गया था सबसे ज्यादा, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी। अब बात करते हैं हम आज के सेशन की। यहां से हेडिंग डालना वैक्सीन। समझते भी चलना, अपने स्तर पर चीजें मेंशन करते चलना। सबसे पहला, वैक्सीन क्या होती है वो अपन बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आप ये स्टेटमेंट देख लो कि वैक्सीन जो है उसके कितने रूट होते हैं, कितने तरह से वैक्सीन दी जाती है। तो मेजर 2 रूट होते हैं। द फर्स्ट वन इज इंजेक्टेबल फॉर्म एंड सेकेंड वन इज ओरल फॉर्म। लेकिन आजकल एक और चल रही है नेजल फॉर्म। तो अब 3 रूट हो गए हैं वैक्सीनेशन के। मतलब वैक्सीन 3 तरह से दी जाएगी। द फर्स्ट वन इंजेक्टेबल, सेकेंड वन ओरल, ओरल मतलब मुखीय दवा, और तीसरा होता है नेजल फॉर्म। नेजल नाक से, जैसे ऑट्रविन देते हैं बिल्कुल उसी तरह से। नेजल मतलब नाक द्वारा। हाँ, नेजल मतलब विद द हेल्प ऑफ नोज। तो अभी नेजल को रहने देते, या नेजल आप ही लोग कवर करोगे। आप मुझे बताओगे इंडिया ने कोरोना से रिलेटेड कोई वैक्सीन को परमिशन दी है? वो नेजल वैक्सीन है। आपको उसका नाम खुद लिखना है, वो करंट की चीज है। आपको भी पता मैं करंट में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता, तो ये आपके हवाले कर रहा हूँ कि इंडिया की फर्स्ट नेजल वैक्सीन कौन सी है, इसको आप देख लेना, है ना। अपन इन्हीं पे बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं। तो वैक्सीन दिए जाने की जो 2 रूट है याद रखना। द फर्स्ट वन इंजेक्टेबल। 90% जो वैक्सीन है वो इसी तरह से दी जाती है, मतलब इंजेक्शन ही लगाया जाता है आपको। और 10% जो वैक्सीन है वो दरअसल में ओरल फॉर्म में दी जाती है। मतलब आज भी जो मेजर वैक्सीन है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में ही एडमिनिस्टर्ड की जाती है व्यक्ति के ब्लड में। हर साल आते हैं क्वेश्चन वैक्सीन से, और आफ्टर कोरोना के बाद से तो क्वेश्चन बहुत सारे भी आ गए हैं। अपन एक एक करके उनको देखते हैं। पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दो जो आपको पता है कि वैक्सीन सबसे पहले किसने ड्रॉ करी थी। एडवर्ड बुकनर तो बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि एडवर्ड बुकनर वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने फर्स्ट एंजाइम बनाया, नाम है जाइमेज। ये बंदा एडवर्ड जेनर। तो चूंकि एडवर्ड बुकनर और एडवर्ड जेनर सिमिलैरिटी आ जाती तो कई लोग समझने लगते। अच्छे से देख लो, ये वो पर्सन है, नाम है एडवर्ड जेनर, जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी। तो सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी तो हम इनको ये टाइटल देते हैं, फादर ऑफ वैक्सीनेशन। और जो भी फर्स्ट टाइम वैक्सीन बनाएगा, या वैक्सीन बनाने का मेन पर्पस होता है शरीर के, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करना। तो जिसने फर्स्ट टाइम वैक्सीन बनाई उसी ने फर्स्ट टाइम हमारे इम्यून सिस्टम को क्या किया होगा, बूस्ट किया होगा। दिल्ली एसआई 2013 का क्वेश्चन है, ये इम्यूनोलॉजी से कौन सा पर्सन रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी का टाइटल ही दिया जाता है एडवर्ड जेनर को। तो आप ये 2 स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन, फर्स्ट वैक्सीन किसने बनाई, और फर्स्ट टाइम वैक्सीन बनाकर हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट या प्रवोक किसने किया। तो आंसर है एडवर्ड जेनर। मतलब ये 2 टाइटल चलते हैं। अब आप इनका डिस्क्रिप्शन देख लो, जो मेन चीज है मेंशन कर लिया दोनों
इनमें से 3 तो क्वेश्चन दिख रहे हैं एकदम साफ साफ, समझने की कोशिश करना जो मैं समझा रहा हूं। सबसे पहला, टीकाकरण का पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहते हैं, एडवर्ड जेनर। क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट वैक्सीन ही ने बनाई थी। अब इन दो को भूल जाओ, आपको ये 2 चीजें याद रखनी। जो फर्स्ट वैक्सीन बनी थी, तो पहले मेरे को एक सब बता दो क्लियर सी चीज, वैक्सीन जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में होती, वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में होती, प्रोटोजुअल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में होती, फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में होती, नेमेटोडा इन्फेक्शन के अगेंस्ट में होती। मतलब इन सभी को एक वर्ड में कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज, संक्रामक रोगों के अगेंस्ट में होती हैं। तो यदि आप इन 5 डिसीज से यदि क्या है अफेक्टेड है, तो आपको क्या दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? यदि आप इन 5 डिसीज में से किसी से भी अफेक्ट हो चुके हैं, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, प्रोटोजुअल हो, फंगल हो, नेमेटोडा हो, तो क्या आपको वैक्सीन दिया जाएगा। अब अच्छे से सुनेगा, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये सभी कैटेगरी कम्युनिकेबल डिसीज में ही काउंट होती है। मतलब ये सभी डिसीजेस मेजर इसी में आते हैं, संक्रामक रोगों के अंतर्गत ही जीवाणु जनित समस्याएं, विषाणु जनित समस्याएं, परजीवी जनित समस्याएं, कवक जनित समस्याएं और नेमेटोडा जनित समस्याएं आती हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, परजीवी से होने वाली डिसीजेस, मतलब प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीजेस काफी कम टाइम के लिए होंगी आपको, मतलब 5-6 दिन में आप रिकवर हो जाओगे। इसी तरह से फंगल डिसीज भी इजीली ट्रीट हो जाती है, इसी तरह से नेमेटोडल डिसीज भी इजीली ट्रीट हो जाती है। तो इसी वजह से कम्युनिकेबल डिसीज में इन 3 के कॉन्सेप्ट में वैक्सीनेशन नहीं आया है। वैक्सीन वर्ड जो है सबसे ज्यादा जरूरी है इन 2 डिसीज के अगेंस्ट में, ये याद रखना। ये वैक्सीनेशन की सबसे मस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो जीवाणु जनित समस्याओं को स्टॉप करने में है और विषाणु जनित समस्याओं को स्टॉप करने में है। मतलब ज्यादातर आपको जो वैक्सीन मिलेंगे वो इन्हीं 2 डिसीजेस के अगेंस्ट में मिलेंगे। ये मैं सब आपको पढ़ाऊंगा विद डिटेल से, अभी तो बेसिक। अब आप बता दो, जो इस दुनिया का सबसे पहला वैक्सीन बना था वो बैक्टीरियल डिसीज से था कि वायरल डिसीज से था? तो आप बोलेंगे कि इस दुनिया का जो सबसे पहला वैक्सीन बना था वो बैक्टीरियल पैथोजन का नहीं था। किस पैथोजन का था? वायरल पैथोजन का। और उस वायरल पैथोजन के कारण कौन सी डिसीज से आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट कराने के लिए एडवर्ड जेनर ने कोशिश करी थी? नाम है चेचक। तो आपको ये 2 स्टेटमेंट याद रखने कि इस दुनिया की फर्स्ट जो वैक्सीन है वो किस डिसीज के अगेंस्ट में बनी थी। द फर्स्ट वन इज स्मॉल पॉक्स। और दूसरा क्वेश्चन है कि किस जो चेचक है, जरा जल्दी से बता दो, चेचक का मतलब क्या होता है? स्मॉल पॉक्स। किस वजह से ये बीमारी होती है? वेरियोला वायरस। तो याद रखिएगा, इस वायरस की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो जब भी हम कोई भी वैक्सीन ड्रॉ करते हैं तो जो रीजन होता है उसी को सॉल्यूशन के रूप में लेते हैं, या जो कारण होता है, ये जो परेशानी होती है वही दरअसल में सॉल्यूशन बनती है। तो जो एडवर्ड जेनर थे, याद रखिएगा, इन्होंने जिस वायरस से, कौन सी डिसीज होती है? स्मॉल पॉक्स, उसी वायरस को इन्होंने वैक्सीन में लिया था। तो बस ये आपको थोड़ी सी चीज याद रखनी। तो इसलिए आपसे कभी भी, ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका कि सबसे पहले किस डिसीज की वैक्सीन बनी थी, हर कोई बता देता है। अब आजकल ये क्वेश्चन चल रहा है कि सबसे पहले जो वैक्सीन बना था वो बैक्टीरियल से था, वायरल से था, प्रोटोजुअल से था, फंगल से था, नेमेटोडा से था। जल्दी से बता दो कब से था, याद रहेगा ये चीज। अब जब यहां तक पहुंचे हैं तो जल्दी से 2 पॉइंट और मेंशन कर लेना। ये आगे मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। 1977, जल्दी से बता दो, सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी थी? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, जनता दल पार्टी, इन्होंने क्या किया, मतलब इस गवर्नमेंट ने, ये जो गवर्नमेंट है, याद रखिएगा मेन वर्ड है गवर्नमेंट, इन्होंने इस ईयर में, देखो किस ईयर में, इंडिया को चेचक फ्री कर दिया, स्मॉल पॉक्स फ्री कर दिया। तो जल्दी से बताओ, किसी गवर्नमेंट के द्वारा स्मॉल पॉक्स फ्री कब बोला गया? 1977।
किसी भी डिसीज को हम फ्री तब मानेंगे उस कंट्री से जब WHO सर्टिफिकेट दे। तो WHO के पास ये रिपोर्ट पहुंची कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने को स्मॉल पॉक्स फ्री एरेडिकेट कर दिया है। फाइनल में WHO जो है वो आएगा 1977 में, इंडिया में जगह जगह वो भेजेगा लोगों को, और इस बात की कंफर्मेशन में कि कोई भी जो नया बच्चा पैदा हो रहा है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं है। तो इस आंसर को क्लियर करने में लग जाते हैं 3 साल। तो जरा जल्दी से बता दो, इंडिया चेचक फ्री हुआ है असल मायने में कब हुआ है? 1980 में, और किसके सर्टिफिकेट के बाद? लेकिन आजकल क्वेश्चन ये पीसीएस पूछ चुकी है, अब ये पूछ रही है कि चेचक फ्री हुआ है इंडिया किस गवर्नमेंट के कारण या किस टाइम पे। तो ये चीज आप याद रखना, हमेशा किसी भी डिसीज को एरेडिकेट करने वाली बातें हमेशा गवर्नमेंट ही बोलती है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट बोलेगी वो तो ठीक है, जब तक कौन सर्टिफिकेट नहीं दे देता? WHO, तब तक उस डिसीज को एरेडिकेट नहीं माना जाता है। सेम इसी तरह से मैं यहीं पे साइड में लिख देता हूं, पोलियो के केस में हुआ सन 2011 में, जो कांग्रेसी गवर्नमेंट थी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कांग्रेस, तो कांग्रेसी गवर्नमेंट ने इंडिया को बोला कि हम पोलियो फ्री हो चुके हैं। कांग्रेसी गवर्नमेंट ने बोला कि हम पोलियो फ्री हो चुके हैं। ये सब आगे पढ़ेंगे हम, बस ये बेसिक बता रहा हूं। कांग्रेसी गवर्नमेंट ने एक चिट्ठी लिख दी WHO को कि आप भी हमको सर्टिफिकेट दे दो भाई। तो नो डाउट WHO के पास जब रिपोर्ट पहुंची कि इंडिया जो है वो दरअसल में पोलियो फ्री होने का दावा कर रही है, तो WHO ने अपनी पूरी टीम भेजी, और उस टीम ने ये चीज पूरी तरह से कंफर्म करी 2014 में। तो 2014 में हमको WHO की तरफ से सर्टिफिकेट मिला है। तो यदि आपसे कोई पूछे, और वैसे अब ये क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि ये स्मॉल पॉक्स वाला क्वेश्चन हो चुका, अब ये वाला क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, भारत पोलियो फ्री हुआ है। तो बताओ WHO ने कब सर्टिफिकेट दिया हमको? 2014 में। कांग्रेसी गवर्नमेंट ने कब सर्टिफिकेट दे दिया था इसके लिए? ऐसा है। तो बताओ सबसे पहला जो वैक्सीन बना है वो किस पैथोजन के अगेंस्ट में बना है? बैक्टीरिया की वायरस। नाम क्या है उस वायरस का? वेरियोला वायरस। अच्छा, वेरिसेला वायरस से कौन सी डिसीज होती? एक वेरियोला होता है, वो तो सबको पता है। वेरिसेला से क्या होता? चलो कल बताना मेरे को। स्मॉल पॉक्स से ही मिलता जुलता आता है काफी। अच्छा कल बताना है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे ही है चीजें, लेकिन ठीक है। अब इस चीज को देखो जरा, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस, और वो 2 इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है? सबसे पहले मेरे को एक बात बता दो कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है? आजकल यहां पहुंच गए हैं एग्जामिनेशन। कंट्री कौन सी है? नेशनैलिटी कौन सी है? और इंडिया वापिस जाता हूं, वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन आपने ही बनाई थी, ये तो सबको पता है। आजकल ये पूछते हैं कब बनाई थी, मतलब सुपीरियर थोड़ी सी चीजें आगे और कुछ नहीं। आप लोग अगर मेंस के पेपर में बैठोगे, सॉरी मेंस में इंटरव्यू, मेंस के बाद जब आप इंटरव्यू पे जाओगे तो उधर ये पूछते हैं कि पहली वैक्सीन, वो खुद ही बताते हैं कि वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को डिस्कवर किया गया था। अच्छा देखो कब किया गया था, लेकिन फर्स्ट टाइम यूज कब होने लगी थी? सिर्फ 2 साल के बाद। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का फर्स्ट यूज कब किया गया है? ये भी इंटरव्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 1796 में डिस्कवर्ड हुई है, और सिर्फ 2 साल में ही ट्रायल वगैरह कंप्लीट होने के बाद 1798 में उसको यूज भी करना स्टार्ट कर दिया था। मेन चीजें समझ रहे हो? अब चलते हैं आगे। बताओ फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं? क्या किया था उन्होंने ऐसा? सबसे पहले तो आपको ये तो पता ही होगा कि उन्होंने ये किया है, क्या किया है? फर्स्ट वैक्सीन बनाई, और वैक्सीन बनाने का मेन पर्पस होता है इस चीज को स्ट्रॉन्ग करना। किस चीज को स्ट्रॉन्ग करना? तो जिसने फर्स्ट टाइम वैक्सीन बनाई होगी उसने फर्स्ट टाइम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया होगा, सो दैट इज व्हाई द रीजन। लेकिन इसका साइंटिफिक व्यू अपन देखते हैं।
इसमें कुछ लिखने लायक चीज नहीं है। मुझे सिर्फ इस सवाल का आंसर बता दो आप कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कैसे होता है, वैक्सीन ऐसा क्या करता है जिस वजह से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको जो मेन चीज लिखनी है, कटे गया, हाँ ये है, बस केवल शॉर्ट में बता रहा हूं, मैं ज्यादा परेशान भी नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज आती है आप उसको समझ लो। जब भी आपको वैक्सीन दी जाती है, नोट करके आप लिखना कि वैक्सीन क्या काम करती है। तो जब भी आपको वैक्सीन दी जाती है तो जरा जल्दी से बता दो, वैक्सीन दी जाती है तो वैक्सीन में हमेशा कौन दिया जाता है, आपके शरीर के अंदर कौन डाला जाता है। जब भी आपको वैक्सीन दी जाती है तो उस वैक्सीन में मेजर चीज कौन सी होती है, अच्छे से देख लो, पैथोजन। जिस डिसीज के अगेंस्ट में हमको वैक्सीन बनानी है उसी डिसीज का पैथोजन हम लेते हैं। पोलियो की वैक्सीन बनानी है तो पोलियो मेलाइटिस वायरस ही लेंगे, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनानी है तो स्मॉल पॉक्स का ही हम क्या लेंगे, वायरस। मतलब जो डिसीज जिस पैथोजन के कारण होती है उसी पैथोजन को हम लेते हैं। लेकिन बताओ ज्यादा मात्रा में लेंगे कि कम मात्रा में, कम मात्रा में। अभी ये सब आप कुछ भी मत लिखना, मेन चीज आप जो मेरे को आपको बतानी है बस वो ये सुन लो कि जैसे ही पैथोजन की लिटिल बिट क्वांटिटी आपके बॉडी के अंदर जाती है, सबसे पहले आपको ये लिखना है, ये प्री का क्वेश्चन है कि वैक्सीनेशन से होता क्या है। तो वैक्सीनेशन से आपके ब्लड में डब्ल्यूबीसी है, नाम सुना कभी डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप होते हैं। इन 5 टाइप में जो सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है, आपको उसका नाम याद रखना है, ये है स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। देखो क्या नाम है इसका, इनका नंबर इंक्रीज करता है वैक्सीन। तो आपसे पूछा जाता है कि वैक्सीन काम क्या करता है, तो ये आपको सबसे पहले याद रखना है कि ब्लड में टी लिम्फोसाइट के नंबर को क्या करता है, इंप्रूव करता है या इंक्रीज करता है। ये पहला काम है वैक्सीन का, ये जरूर लिख लेना कि फंक्शन ऑफ वैक्सीन में रक्त में टी लिम्फोसाइट की नंबर में बढ़ोतरी करता है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि टीका क्या करता है या वैक्सीनेशन से क्या होता है, तो यदि आपको ये चीज तैयार हो गई तो आपको दूसरी चीज बस याद रखनी है और आप मोड ऑफ एक्शन और फंक्शन बता देते हो। वैक्सीन का मेन पर्पस बताओ क्या करना होता है, ये आप हमेशा गाते रहते हो। वैक्सीन दिए जाने का मेन पर्पस क्या होता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, पहली शर्त ये है, ऐसे स्ट्रांग होता है जब टी लिम्फोसाइट की संख्या में बढ़ोतरी होगी। और सिर्फ ऐसा होने से कुछ नहीं होता, यदि टी लिम्फोसाइट के नंबर में बढ़ोतरी होगी तो ऑटोमेटिकली जो प्लाज्मा में होती हैं, प्री का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ एंटीबॉडी कहां पर होती हैं, इनका नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। और जब एंटीबॉडी का नंबर आपके अंदर बढ़ता है तब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। मतलब यदि कोई आपसे पूछे कि वैक्सीन लगाने से क्या होता है या वैक्सीनेशन का फंक्शन क्या होता है, तो पहले आप ये बताएंगे कि वैक्सीनेशन से पहले ये चीज होती है, टी लिम्फोसाइट के नंबर में इजाफा होता है। फिर दूसरी चीज आप बताएंगे कि टी लिम्फोसाइट के नंबर में इजाफा होने के बाद प्लाज्मा में जो चीज है, कौन सी चीज है, एंटीबॉडी, इनका नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ता है। और जैसे ही इनका नंबर बढ़ेगा, एंटीबॉडी का नंबर जैसे ही बढ़ेगा, इसका मतलब है आपका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको याद रखने कि वैक्सीन से क्या होता है। जैसे आपसे इंटरव्यू में भी पूछेंगे, प्रीलिम्स में भी आता है कि वैक्सीनेशन से क्या होता है, तो 4 ऑप्शन में से या तो एक ये ऑप्शन मिलेगा आपको, और अगर ये नहीं मिलेगा तो आप 101% मानो ये मिलेगा आपको। एक बार फिर से मुझे बता दो मेन 3 चीजें, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहला बताना वैक्सीनेशन से क्या होता है या वैक्सीन लगाने से क्या होता है। जैसे एडवर्ड जेनर ने पहली कौन सी बनाई थी वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स। बताओ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को जैसे ही लगाया गया होगा, सबसे पहले स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हमारे अंदर जाकर क्या की होगी, टी लिम्फोसाइट के नंबर में बढ़ोतरी कराई होगी। टी लिम्फोसाइट का नंबर जब ज्यादा हो गया तो बताओ दूसरा काम क्या हुआ होगा, प्लाज्मा में एंटीबॉडी का नंबर बढ़ा होगा। और जैसे ही प्लाज्मा में एंटीबॉडी का नंबर बढ़ेगा, तीसरी चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी, कौन सी चीज हो जाएगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने से क्या होगा, कौन सी डिसीज से बच जाओगे आप, कम्युनिकेबल डिसीज से प्रोटेक्शन हो जाएगा। ऐसा तो ये 2 पॉइंट जरूर, 3 पॉइंट जरूर मेंशन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चले,
एक बार फिर से बता दो, फर्स्ट वैक्सीन किसने बनाई? फादर ऑफ वैक्सीनेशन का टाइटल किसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम टी लिम्फोसाइट के नंबर में इंक्रीमेंट दिया उन्होंने और फर्स्ट टाइम एंटीबॉडी का नंबर बढ़ाया था उन्होंने. सो दैट इज व्हाई द रीजन वी हैव टू से फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी. अब जो अगली चीजें आ रही हैं इनको प्लीज अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं. शुरुआत यहां से करते हैं, नोट डाल के लिखना शुरू करना, वन लाइनर फैक्ट है ये. पहला स्टेटमेंट तो हर किसी को पता है कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहते हैं. सबसे पहला टीका कौन सा बना था? तो सबसे पहले बना चेचक का टीका. किसने बनाया? एडवर्ड जेनर ने. ये सबको पता है, इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं वो भी. अब आप देखो अच्छे से, एक बीमारी है ये, हर किसी को पता है कि रेबीज का टीका किसने बनाया, लेकिन आजकल वो रेबीज नहीं देते, रेबीज का सिनोनिम देते हैं हाइड्रोफोबिया. पानी से डर बोलते हैं, रेबीज में पानी से डरता भी. तो आजकल ये क्वेश्चन पूछते हैं हाइड्रोफोबिया का टीका किसने बनाया? तो याद रखिएगा रेबीज मतलब हाइड्रोफोबिया ही होता है. लुइस पास्चर वो व्यक्ति है. अच्छा, आप में से कोई मेरे को बताएगा लुई पास्चर किस देश के हैं? नेशनैलिटी कौन सी है? कहां के हैं? एग्जैक्टली, एकदम सही का, फ्रांस के. जिसने बायोलॉजी शब्द दिया था, क्या नाम है बंदे का? ये भी फ्रांस से ही थे. मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हैं 1896 में पियरे डी कोबर्टिन, ये भी फ्रांस से ही थे. चलो रहने दो. लुई पास्चर कटे, लैमार्क कौन है? फ्रांस. बस ये याद रखना, ये फ्रांस है. अब इसके बाद आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछता. एक वैक्सीन है, उसका नाम है MMR. आजकल ये बहुत चल रही है. आप मुझे बताओ MMR में पहले M का मतलब क्या है? मीजल्स मतलब खसरा, वायरल डिसीज है, स्किन में स्पॉट आते हैं. दूसरे M का मतलब क्या है? मम्स मतलब गलसुआ, ये यहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स अफेक्टेड होती हैं. तीसरे R का मतलब रेबीज तो नहीं है. एग्जैक्टली, तीसरे आर का मतलब रेबीज बिल्कुल नहीं है. तीसरे आर का मतलब है रूबेला. और अभी न्यूज़पेपर देखना, एक महीने से इसी के बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन आ रही, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक वैक्सीन है जिसका नाम है MMR. इनको कंबाइंड वैक्सीन कहते हैं. और MMR जो है ये 3 डिसीजेस से पर्सन को फ्री करती है. द फर्स्ट वन इज मीजल्स, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है. सेकंड वन मम्स, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है. एंड थर्ड वन इज आल्सो अ वायरल इन्फेक्शन, मतलब रूबेला. इसे चिल्ड्रन बहुत जल्दी अफेक्ट होते हैं. तो ये जितनी भी चीजें बता रहा हूं ये सब क्वेश्चन बताता चल रहा हूं. एक बार थोड़ी जरा जल्दी से मुझे फटाफट बताना. फर्स्ट वैक्सीन हाइड्रोफोबिया की वैक्सीन, और मीजल्स, मम्स और रूबेला के लिए कौन सी वैक्सीन आई है? MMR. अब इस पे कंफ्यूज मत हो ना कि इसके डिस्कवरर कौन है. मैं भी नेट पे सर्च कर चुका लेकिन मेरे को नहीं मिला, और वो चीज आनी नहीं तो उस पर फालतू टाइम वेस्ट नहीं करने. अब चलते हैं अपन आगे. हर साल हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सबसे पहली कंबाइंड वैक्सीन कौन सी है? मतलब एक वैक्सीन को देने से 2-3 डिसीज से फ्री हो जाता है बंदा. ये है सबसे पहली वो कंबाइंड वैक्सीन. नाम है उसका, पहले याद रखना, DPT वैक्सीन. तो पहला क्वेश्चन ये है कि DPT वैक्सीन जो है इसको क्या कहते हैं? तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट ये बोलते हैं तृतीयक प्रतिजन टीका. इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन. अब ये ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन क्यों बोलते हैं, ये तृतीयक प्रतिजन टीका क्यों बोलते हैं? सबसे पहले आप ये देख लो, इधर समझना, जरा इंपॉर्टेंट चीज है ये, पहले समझ लो फिर लिख लेना. DPT वैक्सीन में पहले डी का मतलब होता है ये डिप्थीरिया, लेकिन हिंदी मीडियम स्टूडेंट याद रखना डिप्थीरिया को गांव में ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और जब भी ये डिसीज होती है बंदे को, डिप्थीरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से होता है. तो जो आपकी श्वास नली होती है मतलब ट्रैकिया, उधर पे बैक्टीरिया का नंबर ग्रो अप होने लगता है बहुत ज्यादा, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो बंदा अपने गले को पकड़ के घूंटने लगता है. सो दैट इज व्हाई द गल घोंटू डिसीज.
इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, डिप्थीरिया, लेकिन हिंदी मीडियम को दोनों नाम याद रखने हैं, रोहिणी और गलघोंटू। तो ये बैक्टीरिया से होने वाली एक प्रॉब्लम है, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नाम है, लेकिन अभी आप रहने दो उसको। हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पी का मतलब होता है, डीपीटी में पी का मतलब होता है पर्टुसिस। जरा जल्दी से बताना, पर्टुसिस मतलब क्या? काली खांसी। एक बैक्टीरिया नाम है हीमोफिलस पर्टुसिस। काली खांसी को पर्टुसिस कहते हैं, लेकिन यदि 100 दिन तक आपके लंग्स में कफ जमा रहे तो फिर आप हमेशा कंटिन्यूअस खांसते रहते हो, इसे कहते हैं हुपिंग कफ। बस एक नाम याद रखना कि काली खांसी को हुपिंग कफ भी कहते हैं, सिनोनिम है दरअसल में। अब जब ये डिसीज पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि क्या है प्रॉब्लम। तो यदि किसी बच्चे को, देखो किसी बच्चे ने यदि जन्म लिया है, तो यदि किसी बच्चे ने घर में भी जन्म लिया है, या जनरली आजकल तो ज्यादातर हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं बच्चे और वही बर्थ लेते हैं, तो जो बच्चा पैदा होता है उसका इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है, काफी कमजोर होता है, और कमजोर इम्यून सिस्टम पर डिप्थीरिया का बैक्टीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी जल्दी से एंटर करने की कोशिश करता है। इसी तरह से वीक इम्यून सिस्टम पर पर्टुसिस का बैक्टीरिया हीमोफिलस पर्टुसिस एंट्री करने की बहुत जल्दी से कोशिश करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर एग्जामिनेशन के लिए ये पॉइंट, सबसे पहले हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट मेरे को एक बात बताओ, कौन सी डिसीज को लॉक जॉ कहते हैं? मतलब जो लोअर जबड़ा है वो जाम हो जाता है, धनुष टंकार, सॉरी मतलब टेटनेस, टेटनेस को लॉक जॉ कहते हैं। ये प्राइमरी दरअसल में प्रॉब्लम है कि आपका निचला जबड़ा जाम होगा, फिर भी आप टेटनेस का इलाज नहीं करा रहे हो, तो उसके बाद में जो बैक्टीरिया है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को ब्लॉक करेंगे और स्पाइनल कॉर्ड में अपने नंबर को बढ़ाएंगे और स्पाइनल कॉर्ड को आगे की तरफ करेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड आगे की ओर जाएगी तो आप पीछे की ओर जाओगे। इसको कहते हैं धनुष टंकार डिसीज, या इसी को बो डिसीज भी कहते हैं। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस डिसीज को बो डिसीज कहते हैं, याद रखिएगा, और किस डिसीज को लॉक जॉ डिसीज कहते हैं, निचला जबड़ा जाम हो जाता है। तो ये 3 बीमारियां जो हैं, पहला डिप्थीरिया, दूसरा पर्टुसिस और तीसरा टेटनेस, ये 3 बीमारियां बच्चे के इम्यून सिस्टम को क्या करने वाली होती हैं? प्रभावित। तो इसलिए जैसे ही बच्चा पैदा होता है सबसे पहले बच्चे को ये वैक्सीन दी जाती है। बीसीजी वैक्सीन देने के 1-2 दिन के बाद यदि बच्चे के बॉडी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो फिर जो दूसरी वैक्सीन दी जाती है वो यही वैक्सीन होती है, डीपीटी वैक्सीन। तो जल्दी से बताओ, डीपीटी वैक्सीन कितनी डिसीज से बच्चे की सुरक्षा करती है, कितने एंटीजन से बचाती? 3। तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि डीपीटी वैक्सीन जो है इसको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहते हैं। इनके डोजोज मत रटने लगना है ना कि 0.5 ml देते हैं, 0.1 ml देते हैं। बीएससी नर्सिंग का कोर्स नहीं पढ़ रहे हो, पीसीएस पढ़ रहे हो, बेसिक इन्फॉर्मेटिव हो जाना चाहिए बस। तो एक बार फिर से जरा जल्दी से बता दो कि कौन सी वैक्सीन 3 डिसीजेस से बचाती है जिसको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहते हैं? डीपीटी। डीपीटी को कौन कौन सी 3 डिसीज है एक बार खुद ही देख लो, डिप्थीरिया है, पर्टुसिस है और टेटनेस है। हेडिंग डाल लो पोलियो वैक्सीन, और इसको समझ लेना, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि चेचक से क्वेश्चन पूछ चुके हैं, क्योंकि वो एरेडिकेट हो चुकी है इंडिया से। अब पोलियो, तो इसलिए यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इसमें समझना बहुत ज्यादा है आपको। हाँ हाँ, तीनों बैक्टीरियल ही है। अरे यार, ये डिसीज चैप्टर पहले पढ़ाना था, फिर ये पढ़ाता, हो गया, मैं सब पढ़ा दूंगा, परेशान मत होने। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि आपको ये डिसीज होती है, कौन सी डिसीज होती है? पोलियो। तो पोलियो डिसीज में बताओ आपके ब्लड में कौन सी चीज एंटर कर जाएगी तो आपको ये समस्या होगी? नाम है पोलियोमेलाइटिस वायरस। पोलियोमेलाइटिस वायरस, इस वजह से पोलियो होता है। ये भी डिसीज नहीं पढ़ा है इसलिए थोड़ा परेशानी होगी, खैर आप रहने देना, अभी मेन चीज जो है वो सुनना। तो जब भी किसी बंदे को पोलियो डिसीज हुआ करती थी, या जब भी कोई बंदा पोलियो से अफेक्टेड होता था, तो 2 व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे। एक ये व्यक्ति दिख रहा है, पहले तो आप इनके नेम से फैमिलियर हो जाओ। इनका नाम है जोनास सॉल्क या जॉन सॉल्क बोलते हैं इनको। और दूसरे पर्सन का नाम है, अच्छे से देखो क्या नाम है,
अल्बर्ट सॉल्विन। ये सबसे इंपॉर्टेंट दो स्टेटमेंट है। तो पोलियो की जो भी वैक्सीन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, बताओ वैक्सीन ज्यादातर कैसे दी जाती थी? इंजेक्टेबल। सबसे जो पोलियो की वैक्सीन बनाई थी वो इस व्यक्ति ने बनाई थी। तो सबसे पहले पोलियो की जो वैक्सीन बनी थी, याद रखिएगा, वो किस फॉर्म में बनी थी? इंजेक्टेबल फॉर्म में बनी थी। मतलब आपको दो स्टेटमेंट याद रखने पड़ेंगे कि सबसे पहले पोलियो वैक्सीन किसने बनाई थी? आंसर है जोनास सॉल्क। सबसे पहले पोलियो की वैक्सीन किस फॉर्म में बनी थी? इंजेक्टेबल फॉर्म। और इंजेक्टेबल फॉर्म में पोलियो की वैक्सीन भी उसने बनाई थी जो यहाँ का डॉक्टर है, यहाँ का फिजिसिस्ट है, यहाँ का फिजिशियन है। आजकल सोचो ये भी पूछते हैं कि कहाँ के फिजिशियन थे? जोनास सॉल्क। नाम क्या है बंदे के? कहाँ के फिजिशियन थे? न्यूयॉर्क। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि किस सन में बनाई थी? 1952। हर साल 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाते हैं। शायद देख लो क्यों मनाते हैं। बर्थडे है, किसका बर्थडे है? जॉन सॉल्क का। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट बताए आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये पांचों क्वेश्चन है। तो पोलियो की फर्स्ट वैक्सीन कब बनी? बताओ इस साल इंडिया में क्या हो रहा है? 1952 में इंडिया में क्या हो रहा है? अरे फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, नेहरू जी ने किया। यूएसए में क्या हो रहा 1952 में? जॉन सॉल्क जो है या जोनास सॉल्क जो है, ये पोलियो की क्या बना रहे हैं? वैक्सीन। अब जो बात मैं बता रहा हूं उसको सुन लो। बताओ जोनास सॉल्क ने पोलियो की वैक्सीन बनाई होगी तो क्या लिया होगा उन्होंने? जो प्रॉब्लम है उसी को सॉल्यूशन के रूप में लेते हैं। ये मेंस में बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो जो प्रॉब्लम है पोलियो मेलाइटिस वायरस, उसी को लिया था। लेकिन अच्छे से देखो कैसा लिया था। ये इंटरव्यू में पूछते हैं आपसे कि बेटा पोलियो मेलाइटिस वायरस जो लिया था जोनास सॉल्क ने, तब इंजेक्टेबल वैक्सीन बनाई, तो वो लिविंग था कि नॉन लिविंग था? डेड था, मतलब इनएक्टिवेटेड था। अब चलते हैं मुद्दे की बात पे। वर्ल्ड में फर्स्ट पोलियो की वैक्सीन इंजेक्टेबल फॉर्म में बना दी जोनास सॉल्क ने। इसी चीज को बड़े गौर से देखा एक व्यक्ति ने जिसका नाम है अल्बर्ट सॉल्विन। अल्बर्ट सॉल्विन, जल्दी से बता दो किस देश के साइंटिस्ट हैं जिनमें कोल्ड वॉर होती है? अगर 1952 में फर्स्ट इंजेक्टेबल वैक्सीन बनी है पोलियो की, तो जल्दी से बता दो 1962 में, मतलब 10 साल बाद, जब हिंदुस्तान में इसरो बन रहा था, किस फॉर्म में बना इसरो? इनको उस पर कमेटी के रूप में। उसी साल जो ये व्यक्ति है जिनका नाम है अल्बर्ट सॉल्विन, इन्होंने पोलियो का वैक्सीन तो बनाया है, लेकिन पोलियो का कैसा पहला वैक्सीन बनाया था? ओरल, मतलब मुखीय दवा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ये वाला और उससे भी ज्यादा ये कि सबसे पहले पोलियो की ओरल ड्रॉप किसने बनाई? क्योंकि पोलियो की सबसे पहले इंजेक्टेबल ड्रॉप किसने बनाई थी? ये इंजेक्टेबल ड्रॉप, मतलब जोनास सॉल्क। तो ये याद रखना कि पोलियो की फर्स्ट इंजेक्टेबल फॉर्म जो है, या पोलियो की फर्स्ट इंजेक्टेबल वैक्सीन जोनास सॉल्क ने बनाई थी। पोलियो की फर्स्ट ओरल वैक्सीन जो है वो बनाई थी अल्बर्ट सॉल्विन ने। डाटा बहुत ज्यादा है, आपको याद रखना पड़ेगा ये सब चीजें। मतलब इसमें आपको तो कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली जो वैक्सीन बनती थी वो किस फॉर्म में ही बनती थी? इंजेक्टेबल। लेकिन चूंकि अल्बर्ट सॉल्विन ने कैसी बनाई थी, इसी वजह से ये वर्ड आता है। नहीं तो आपसे सीधा प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछेंगे। याद रखना ये क्वेश्चन हर पीसीएस में आया है, हर पीसीएस में, कि सबसे पहले पोलियो वैक्सीन किसने डिजाइन करी या किसने बनाई थी? नाम है जोनास सॉल्क। और इन्होंने खुद पर और खुद की फैमिली पर ट्रायल किया था। इनकी बीवी बोल रही थी कि जो तुम ये वैक्सीन में क्या ले रहे हो, पोलियो मेलाइटिस वायरस, ये तुम्हारे अंदर ही जाके तुमको अफेक्ट कर देगा पोलियो से, ये पागलपन मत करो। लेकिन इस बंदे ने कहा कि मैं भले मर जाऊं लेकिन ये नहीं मरनी चाहिए, मैं मर जाऊं लेकिन ये नहीं मरनी चाहिए। ह्यूमैनिटी, मानवता, इसलिए मुझे बचाने के लिए ह्यूमैनिटी को ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करना होगा। तो अगर
कुछ हो जाए मेरे को, तो निश्चित रूप में इसके बाद मैं बता जाऊंगा कि अगला स्टेप क्या करना है, तो तुम अपने ऊपर अप्लाई करना, है ना। इसलिए ये सुपर हीरो माने जाते हैं यूएसए के लिए, कि अपनी जान जोखिम में अपने फैमिली की, और इस तरह से। हालांकि जो प्रैक्टिकल था वो सक्सेस हुआ था। थोड़ा जल्दी से मेरे को सिर्फ ये बता दो कि जैसे ही पोलियो वैक्सीन जोन सॉल्व के अंदर गई होगी, बताओ क्या किया होगा वैक्सीन ने? टी लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ाया होगा, एंटीबॉडी का नंबर बढ़ाया होगा, और ये दोनों बड़े मतलब इम्यून सिस्टम क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया, सिंपल। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, इंडिया 2014 में पोलियो फ्री हुआ है ना? इसके प्रयासों से कि इसके प्रयासों से? क्यों? 2 बूंद दवा पिलाओ। वही चीज जो मैंने आपको समझाई थी। इस चार्ट में 3 क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन ये कि इंडिया जो पोलियो फ्री हुआ है वो किसके प्रयासों से हुआ है? अभी आपने बताया कि इंडिया बिकम पोलियो फ्री, द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी रशियन साइंटिस्ट है, रशियन फिजिसिस्ट है, फिजिसिस्ट नहीं बोल सकते यार, क्या बोल सकते? फिजिशियन, मतलब डॉक्टर है, ये रशियन डॉक्टर है, अल्बर्ट सॉल्विन। इनके ही प्रयासों से, क्योंकि इन्होंने ओरल वैक्सीन बनाई थी, इसलिए आपने देखा होगा दिवाली, दशहरा, कभी भी वो 2 बूंद दवा पिलाना, ये चीज है। इनके प्रयासों से जरा जल्दी से बता दो, इंडिया पोलियो फ्री तो हुआ है नो डाउट 2014 में, लेकिन आपको डेट भी बतानी है। ये है डेट 27 मार्च 2014। मैंने सिर्फ वहां 2014 बताया था आपको कि WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री होने का सर्टिफिकेट इस डेट को दिया था। मतलब आपसे अगर कभी डेट में क्वेश्चन आएगा कि इंडिया पोलियो फ्री कब हुआ, तो आपको ये डेट थोड़ी सी याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया पोलियो फ्री हुआ है, गवर्नमेंट किसकी थी 2011 में, याद करो। उस समय किस हेल्थ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि चेचक के बाद अब पोलियो पे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए थोड़ा सा ये चीज अलग से मैंने हेल्प करी। और अब अगर मैं पूछूं कि क्या 2011 के पहले से अगर इंडिया पोलियो फ्री हुआ है, तो बताओ प्रोग्राम इंडिया में कब से चल रहा है पोलियो को खत्म करने के लिए? बस आपको ये याद रखना है। और ये प्रोग्राम जो है, जिसको कहते हैं पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये इंडियन गवर्नमेंट और WHO की हेल्प से स्टार्ट हुआ था। ये है चीज, और कुछ नहीं। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर पोलियो के बहुत से मामले जो है बढ़ते आ रहे थे। 1990 से 1994 के बीच में पूरा मिडिल ईस्ट और इंडिया और पाकिस्तान, ये पूरा रीजन जो है पोलियो से सबसे ज्यादा जूझ रहा था। और मैं अभी अभी आपको बताऊं कि पाकिस्तान में 3 महीने पहले फिर से पोलियो के केस रजिस्टर हुए हैं। गंदा पानी पीने से जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं ना, उस वजह से पाइपलाइन है वो रप्चर हो गई, लोगों ने पानी पिया गंदा, और इस वजह से वहां पर भी पोलियो के मामले आने शुरू हुए। मतलब कुल मिला के पोलियो से क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो घटना है वो कहीं ना कहीं इसी को लेकर हो रही है। अच्छा जल्दी से बताओ, पोलियो वायरस कैसे एंटर करता है हमारे बॉडी में? सिर्फ एक चीज लिख लेना अलग से, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। पोलियो वायरस मानव शरीर में प्रवेश करता है दूषित जल और भोजन से। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू एंट्री लेता है पोलियोमाइलाइटिस वायरस। दूषित जल और भोजन के द्वारा पोलियो वायरस एंटर करता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू बॉडी में एंट्री। एक बार फिर से बता दो, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? 2011 में। कौन सी गवर्नमेंट थी जिसने पोलियो फ्री बोला अपने को? कांग्रेसी। हेल्थ मिनिस्टर कौन? WHO ने सर्टिफिकेट कब दिया? और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कि इंडिया बिकम पोलियो फ्री किसकी हेल्प से? अल्बर्ट सॉल्विन। याद रहेगा ये चीज? अच्छा,
अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये मेंस में ज्यादा डिस्कस करते हैं, प्रीलिम्स में टाइम नहीं मिल पाता इनके बारे में। जैसे आपकी फैमिली में आप हो और आपकी शादी हुई, शादी के बाद जब आप लोग फैमिली प्लानिंग करोगे, तो मान लो प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, आपकी मैडम ने आपको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं, घर में खुशियां आने वाली हैं, पहला काम क्या करता है डॉक्टर, जब डॉक्टर को ये पता चलता है कि लेडी प्रेग्नेंट है, क्या करता है? सबसे पहला काम ये करता है डॉक्टर की लेडीज को एक इंजेक्शन लगाता है, नाम है उसका टेटनस टॉक्साइड। याद रखना, लेडीज यदि प्रेग्नेंट है तो सबसे पहला काम जो गायनाकोलॉजिस्ट होती है वो ये करती है कि टीटी इंजेक्शन लगाती है, टेटनस टॉक्साइड। और जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है, प्रेग्नेंट लेडी आगे चल के बच्चे का बर्थ करेगी, तो जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है तो बच्चे को सबसे पहला जो वैक्सीन लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है, बीसीजी। क्वेश्चनों की भरमार है, जो चीज पूछा जाएगा साफ साफ लिख दिया है तो परेशान होने की जरूरत भी नहीं। पहले आप बीसीजी का फुल फॉर्म बता दो, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरेन। इसमें बैसिलस हटा दो तो बाकी ये दो हैं, ये डिस्कवरर के नाम हैं। एग्जैक्टली दोनों अलग अलग नाम हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु वाज द डिस्कवरर ऑफ बीसीजी? आंसर है कैलमेट। हु वाज द डिस्कवरर ऑफ बीसीजी वैक्सीन? तो बैसिलस वर्ड हटा दो तो कैलमेट ग्यूरेन, ये खोज करता है, ये डिस्कवरर है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे की किस डिसीज से बचाव के लिए बीसीजी वैक्सीन दी जाती है? अच्छा देखो, किस रोग से बचाव के लिए? तो इसका मतलब है हिंदी मीडियम स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, आपको ये वर्ड याद रखना है, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आता है। एंटी टीबी वैक्सीन कहलाती है। आंसर है बीसीजी वैक्सीन। एंटी का मतलब है अगेंस्ट में, टीबी का मतलब है टीबी के विरुद्ध या टीबी के विरोध में दी जाने वाली वैक्सीन। तो टीबी के अगेंस्ट में दी जाने वाली वैक्सीन जो है वो बीसीजी वैक्सीन है। उत्तराखंड पीएससी और बिहार पीएससी का क्वेश्चन एक साथ। बच्चा पैदा हुआ है, पहला इंजेक्शन उसको लगना चाहिए बीसीजी, लेकिन बच्चे को बुखार है तो नहीं लगेगा बीसीजी। बच्चे को एकदम सही कह रहे हो, बच्चे को यदि क्या है एनीमिया है तो नहीं लगेगा बीसीजी। मतलब ये दो केसेस ऐसे हैं जिसके कारण टीका जो है वो टलेगा, आगे कुछ समय बाद लगाएंगे। लेकिन मान लो बच्चा नॉर्मल है, तो नॉर्मल है और ये चीजें कुछ समय बाद 2-3 महीने बाद मान लो बच्चा नॉर्मल हुआ, तो मैक्सिमम कितना टाइम है जिस टाइम के अंदर बीसीजी वैक्सीन लगी जानी चाहिए? 5 साल नहीं, 1 साल। लेकिन वो आजकल 1 साल ना पूछ के महीना पूछता है, तो कितने मंथ के अंदर बीसीजी वैक्सीन को एडमिनिस्टर्ड कर देना है यूनिट्स को? याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों 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 क्यों? पहले तो एक बात बता दो, टीबी का मतलब क्या हुआ? कि जो भी पर्सन को टीबी है इसका मतलब है उसके ब्लड में माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है, ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु। मतलब टीबी होने का मतलब ये होता है, देख लो अच्छे से। जैसे मैं बोलूं यदि आपको टीबी है, ठीक है, मेरे को टीबी नहीं है भाई, हाँ, यदि मान लो आपको टीबी है तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड में क्या चीज है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मेरे को सर्दी है तो मेरे ब्लड में रेनो वायरस है। तो यदि टीबी है तो बच्चे को इस बैक्टीरिया से बचाने के लिए, अच्छा देखो कौन से बैक्टीरिया से बचाने के लिए? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए। अब आप जल्दी से बताओ, बीसीजी का टीका जो 2 साइंटिस्टों ने बनाया था तो क्या लिया होगा? अरे यही चीज लेंगे, जो पैथोजन होता है वही लेंगे। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जैसे ही बच्चे को लगाया जाएगा तो बताओ क्या करेगा? टी लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ाएगा, एंटीबॉडी का नंबर बढ़ाएगा। आपके सवाल का आंसर ये है कि 12 महीने बाद अगर ये वैक्सीन लगी तो फिर क्या होगा? 12 महीने के बाद वैक्सीन लगी तो दोनों काम नहीं होंगे। इसको कहते हैं साइंस में एक्टिव इंग्रेडिएंट का न्यूट्रल हो जाना। मतलब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया बीसीजी वैक्सीन के अंदर होता है वो 1 साल के अंदर में ये चीज कर पाता है। लेकिन 1 साल से ज्यादा टाइम हुआ और फिर बच्चे को वैक्सीन लग रही है तो ये दोनों के दोनों चीजें नहीं होंगी। याद रहेगा ये चीज? एक बार फिर से बता दो, बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म? किस डिसीज से बचाने के लिए?
अच्छा, कितने साल के अंदर लग ही जाना चाहिए? ठीक है। और लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख लेना, डिस्कवरर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज इक्वल्स टू रॉबर्ट कोच। टीबी के जीवाणु का खोजकर्ता बराबर रॉबर्ट कोच। हाँ, रॉबर्ट कोच, डिस्कवरर ऑफ टीबी बैक्टीरिया। तो जल्दी से बता दो क्या नाम है, किस बैक्टीरिया के डिस्कवरर हैं? तो हैजा भी लिख लो फिर, डिस्कवरर ऑफ कॉलरा बैक्टीरिया, डिस्कवरर ऑफ कॉलरा बैक्टीरिया। कॉलरा मतलब हैजा, हैजा के जीवाणु के खोजकर्ता। तो कॉलरा का बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलरी, ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो बस बेसिक बता रहा था। बस इतना बता दो, टीबी के बैक्टीरिया का डिस्कवरर कौन है? रॉबर्ट कोच। और कॉलरा के बैक्टीरिया का डिस्कवरर कौन है? रॉबर्ट कोच। याद रहेगा ये चीज? टीबी के बैक्टीरिया का डिस्कवरर कौन है? लेकिन बीसीजी वैक्सीन का डिस्कवरर कौन है? कैलमेट ग्यूरेन। इंटरव्यू में यह तक पूछते हैं कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो ड्राइड फॉर्म में दी जाती है। सुन लो केवल, आई एम नॉट अ डॉक्टर और आप जूनियर नहीं हो। जो ये होती बीसीजी वैक्सीन, इसके अंदर पाउडर होता है। देयर इज ओनली अ सिंगल वैक्सीन जो पाउडर फॉर्म में होती है, इसके अंदर पाउडर होता है। मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जब उसकी वैक्सीन बनाते हैं तो पाउडर फॉर्म में होते हैं वो ग्रेन्यूल्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के। और फिर डॉक्टर के पास, जैसे बच्चा पैदा हुआ आपका, उसको बीसीजी वैक्सीन देनी है तो डॉक्टर ये मंगाएगा आपसे, उसके बाद इस चीज को फॉइल कहते हैं, इसको ब्रेक करेगा। इसको ब्रेक करने के बाद इसके अंदर होगा वाटर, है ना, जिसमें थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड होगा, और इसी को इसके अंदर मिलाएंगे ड्राइड पाउडर के अंदर, तो बन जाएगा सस्पेंशन। और फिर उसके बाद डॉक्टर भरेगा इंजेक्शन में और बच्चे को इंजेक्ट कर देगा। ये है राम कहानी। तो आपसे पूछेंगे सबसे पहली ड्राइड वैक्सीन कौन सी है? बीसीजी, जो सबसे पहले बच्चे को लगाई जाती है। चलो, ये चैप्टर तो बहुत लंबा हो गया वैक्सीन का, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब जो चीजें आपने पढ़ी ये वही चीज लिखी है। कौन सी चीज है? अच्छे से देख लो जरा। 1977 में बताओ किसकी गवर्नमेंट है? इंदिरा गांधी जी, मतलब गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कब बोला है स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट करने को, स्मॉल पॉक्स फ्री करने को? 1977 में। लेकिन बताओ WHO ने सर्टिफिकेट कब दिया? ठीक है। अच्छा, पोलियो के बारे में कब बताया था मैंने आपको? कई बार ऐसा होता है कि ये स्टेटमेंट जो होते हैं ना, ये फेसबुक या ज्ञान वाले, ये कई बार जिंदगी डुबा देते हैं, इसलिए ये चीज बताई। अच्छे से देख लो जरा, जो चीज मेरे को बतानी थी वो ये चीज है। मैंने आपको बताया कि इंडिया मतलब स्मॉल पॉक्स फ्री 1977 में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन 1980 में क्या होगा? WHO का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब आप देखो जरा जल्दी से, 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से थोड़ी ना हुआ था, WHO की ओर से हुआ था। और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कब हुआ था? 2011 में। तो ये याद रखना है आपको। 2011 में केंद्र सरकार ने पोलियो फ्री को बोला, और 2014 में क्या किया गया? WHO ने फ्री करने को बोला। थोड़ा सा ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, यहाँ 2011 होना चाहिए अगर ये इमेज के हिसाब से बात कर रहे हो तो। ये वाली तो देखो कितना बेसिक भूला। अब इस पे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जरा एक लिखना डिसीज ट्रैकोमा, जल्दी से लिखना ट्रैकोमा। एक तो ट्रैकोमा लिख लो और एक लिख लो ग्लूकोमा। ये दोनों डिसीज हैं, लेकिन मैं अभी ट्रैकोमा की बात कर रहा हूं। हालांकि दोनों डिसीज में लिखो अफेक्टेड ऑर्गन आई। ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, प्रभावित अंग आंख, ये प्रीलिम्स का फैक्ट है। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा दोनों अलग अलग हैं, याद रखना। लेकिन अभी सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रैकोमा की।
अब ट्रैकोमा के नीचे लिख लेना वायरल इन्फेक्शन, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, वायरस से होने वाली समस्या। आपसे क्वेश्चन पूछता है ट्रैकोमा क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, किससे होने वाली प्रॉब्लम है, वायरस। अगर आपने ये दो स्टेटमेंट लिख लिए तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छे से देखो जरा, ट्रैकोमा फ्री इंडिया कब हुआ है? 2018 में इंडिया ट्रैकोमा फ्री हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी घोषणा करी और WHO ने उसी साल सर्टिफिकेट दे दिया। तो दोनों का आंसर 2018 है, 18 सॉरी। तो इंडिया बिकम ट्रैकोमा फ्री कब हो जाएगा आंसर, 2018। पोलियो फ्री कब हुआ है WHO के रिस्पेक्ट में बताओ, ठीक है। अगर स्मॉल पॉक्स की बात बताएं तो ठीक है। अब थोड़ा सा जो है फंसाने वाली चीज बोल रहा हूं, हालांकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। चेचक इंडिया से कब फ्री हुआ पूरी तरह से, 1980। ये क्वेश्चन पीसीएस पूछ चुका है, 2-3 साल में तुमको क्वेश्चन मिल जाएगी। सबसे पहली वो डिसीज बताइए जो ग्लोब से पूरी तरह से एरेडिकेट हुई थी। पहली वो डिसीज बताइए जो पूरे ग्लोब से एरेडिकेट हो चुकी है, पूरे विश्व से समाप्त हो चुकी है। याद रखना, ये हमारा सौभाग्य है। जैसे मैं कैसे समझाऊं आपको, ऐसे समझा सकता हूं, हजरत खदीजा ने शादी का प्रस्ताव दिया था मोहम्मद साहब को, जब मोहम्मद साहब की एज कितनी थी, 25। तो 40 साल की, 40 साल मतलब एज में बड़ी है। इसने जब मैरिज का प्रस्ताव दिया तो मोहम्मद साहब ने उसको ये स्वीकार कर लिया कि जो है अल्लाह की मर्जी है। तो कई बार ये चीज ही बहुत अहमियत रखती है। जब मोहम्मद साहब की एज होगी 40, तब उनको इल्हाम मिलता है, जिसको कहते हैं ज्ञान, या आप लोग क्या बोलते हो, नॉलेज, है ना, वही चीज। तो 40 की एज में मिला था, एट द एज ऑफ 40, क्योंकि यहां से उसका तार जुड़ा है। क्योंकि मैरिज का जो प्रस्ताव आया था वो 40 ईयर की थी, और फिर 40 खुद की जब एज होगी मोहम्मद साहब की, तब उनको मिलेगा नॉलेज। तो इसी तरह से याद रखना, 1980 में इंडिया से बताओ कौन सी डिसीज फ्री हुई है। साथ ही साथ इंडिया के साथ में स्मॉल पॉक्स पूरे ग्लोब से फ्री हो गई। 2 महीने बाद WHO ये स्टेटमेंट देता है। मतलब कुछ के कदम जो होते हैं वो लाइफ के लिए बहुत बेहतर होते हैं। तो ग्लोब से एरेडिकेट होने वाली पहली डिसीज कौन सी थी, स्मॉल पॉक्स, ये याद रखना। टाइम कितना हो गया, ये लास्ट देख लो फिर चले। आपके लिए होमवर्क है, ये योजना जो दिख रही है आपको सामने, इसका सेकंड जो है प्रोग्राम वो स्टार्ट हो गया है। मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। एक चीज याद रखना, उज्ज्वला लिखा है, लेकिन यदि आप ये पढ़ रहे हो उजाला योजना, तो उजाला योजना जो है वो इनके लिए है। किन के लिए है, LED बल्ब के लिए है। और उज्ज्वला योजना जो है इसके 2 फेज है। सेकंड कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट हो चुका है अब, लेकिन मेरे पास अभी भी डाटा पूरा नहीं है। आपके लिए होमवर्क है कि उज्ज्वला 2.0 कब स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, ये आप याद रखेंगे। आंसर यूपी है, ये श्योर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की स्टार्टिंग कब से हुई थी, 1 अप्रैल 2016 से यूपी के बलिया से। यूपी में बलिया से दरअसल में स्टार्टिंग हुई थी उज्ज्वला योजना की। अब जरा जल्दी से मेरे को सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज बता दो, वो डेट जरूर लिख लेना। यूपी के बलिया से स्टार्ट हुई थी, वो जरूर लिख लेना। इस योजना का मेन थीम क्या था, मतलब क्यों लाई गई थी ये योजना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो ये वर्ड है जिसको आप कह रहे हो जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल के 3 टाइप होते हैं। पहला होता कोयला, दूसरा होता पेट्रोलियम, और तीसरी होती है नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं यदि वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो कोल कहलाएंगे, यदि फॉसिल फ्यूल लिक्विड फॉर्म में हो तो, और यदि फॉसिल फ्यूल गैसियस फॉर्म में हो तो LPG कहलाता है।
बस हमारा काम हो चुका है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, सॉलिड फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल क्या है? कोल। और कोल की 4 वैरायटी है, एंथ्रासाइड हो गया, बिटुमिनस हो गया, और एक बार तीसरे नंबर पर लिग्नाइट, उसको ब्राउन कोल भी कहते हैं, भूरा कोयला, तमिलनाडु के नेवेली खान से मिलता है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड है, बताओ कहां मिलता है? सिर्फ जम्मू कश्मीर। और कौन सी फ्लेम के साथ बर्न होता है? ब्लू। जो चीज ब्लू फ्लेम के साथ बर्न हो वो सबसे बेहतर हीट देगी, इसलिए इंडस्ट्रियल एरियाज में सबसे पहली चॉइस एंथ्रासाइड है। तो सबसे जो घटिया कोयला होता है वही यूज करती हैं रूरल एरिया में रहने वाली महिलाएं, मतलब पीट कोल। यहां कोयले का मतलब यहां पीट कोल था, घटिया कोयला, कोयला। जल्दी से बता दो पीट कोयले की खासियत क्या होती है? सबसे घटिया कोयले में कंसीडर क्यों होता है? क्योंकि ये जो वर्ड लिखा है ना, फॉसिल फ्यूल में सबसे मैक्सिमम पोल्यूशन वो पीट कोल ही देता है। क्यों? दो चीजें, कार्बन का नंबर सबसे कम होता है पीट कोल में, और मॉइस्चर का नंबर जो होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है पीट कोल में। सो दैट इज व्हाई, टू रीजन, जिस वजह से सबसे ज्यादा कोयले की जो वैरायटी पोल्यूशन करती है वो होती है पीट कोयला। मतलब पीट कोयला सबसे ज्यादा पोल्यूशन करता है, जिस वजह से खाना बनाने वाली लेडीज को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि कोल का नंबर, कार्बन का नंबर कम है और मॉइस्चर का नंबर ज्यादा, इसलिए अच्छे से नहीं जलता। तो जिस वजह से कौन सी प्रॉब्लम आएगी मेरे को सीधे सीधे बता दो? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर, श्वसन संबंधी विकार आते हैं यदि फीमेल यूज करती है इस चीज को। तो इसी चीज से इस चीज की ओर ले जाने की व्यवस्था का नाम था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कि लेडीज कोयला मतलब सॉलिड फॉसिल फ्यूल यूज ना करें। वो सही लिखा है कि गलत लिखा है? एलपीजी जो है वो लिक्विड फॉसिल फ्यूल में कंसीडर होगा कि गैसियस फॉसिल फ्यूल में कंसीडर? याद रखना ये एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये है गैसीय जीवाश्म ईंधन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉसिल फ्यूल की पहली वैरायटी कौन सी है? कोल। दूसरी कौन सी? पेट्रोलियम। तीसरी कौन सी? नेचुरल गैस। सबसे लीस्ट जो पॉल्यूशन होगा वो किससे होगा? एलपीजी से। बाकी इसके बारे में कल।